कभी आपने सोचा है 1 लाख रुपए से 50 करोड़ रुपए वाइट कर लिए? ऐसा हो रहा था। तभी आपने देखा होगा इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हर प्रोविजन में कोई ना कोई लकूना होता है और जिसका इवेडर्स मिसयूज करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करते हैं। होता क्या था, हम एक एग्जांपल लेते हैं एक केस स्टडी का। एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड। ये कंपनी अपनी विंटेज एंजॉय करती है और लगभग 40-50 साल पुरानी है। इस कंपनी की नेटवर्थ है 50 करोड़ रुपए और ये 50 करोड़ रुपए पार्क्ड है लोन्स एडवांसेस में और कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में। मान के चलिए 45 करोड़ लोन्स एडवांसेस में है, 5 करोड़ कह सकते हो फिक्स डिपॉजिट्स में है। अब ये कंपनी अगर इसको ये पैसे बाहर निकालने हैं तो इसे ये पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स को जैसे ही पैसा देगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा। और अगर वैसे शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं तो एक सेक्शन और है डीम्ड डिविडेंड सेक्शन 222E, वो लग जाएगा शेयर होल्डर्स के हाथ में। अब ये कंपनी किसी तरीके से ये टैक्स अवॉइड करना चाहती है। इस कंपनी को मिलते हैं मिस्टर बॉन्ड। अब मिस्टर बॉन्ड के पास 50 करोड़ अनअकाउंटेड कैश है और वो इस कंपनी से डील करते हैं। इस डील में होता क्या है, मिस्टर बॉन्ड 2 प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी 1 लाख रुपए की इनकॉर्पोरेट हो जाती है। फिर दोनों कंपनियां मिस्टर बॉन्ड ओन करते हैं। अब मिस्टर बॉन्ड क्या करेंगे, 50% शेयर कैपिटल अल्फा लिमिटेड की एक कंपनी में एक्वायर कर लेंगे और 50% दूसरी कंपनी में। अब जैसे ही ये ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज होती है तो मिस्टर बॉन्ड इनडायरेक्टली अल्फा लिमिटेड को होल्ड करते हैं। अब अल्फा लिमिटेड अपनी 5 करोड़ की एफडी को लिक्विडेट करेगी और ये फंड डालेंगे अल्फा लिमिटेड में। अब जो 5 करोड़ की एफडी लिक्विडेट हुई है मिस्टर बॉन्ड रख लेंगे और 5 करोड़ कैश हैंड ओवर कर देंगे अल्फा के डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को। इसी तरह लोन्स एडवांसेस का 45 करोड़ से वो भी लिक्विडेट करेंगे और जो कैश है 45 करोड़ का अल्फा लिमिटेड को हैंड ओवर कर देंगे। 1 लाख रुपए में शेयर होल्डिंग परचेज करके मिस्टर बॉन्ड ने 50 करोड़ की कैपिटल बना ली। यहाँ पे हुआ क्या, अल्फा को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगा और उनको 50 करोड़ रुपए कैश में मिल गए। और वहीं हमारे मिस्टर बॉन्ड, इनका 50 करोड़ कैश था वो सारा वाइट हो गया जिसमें इन्होंने कोई भी टैक्स नहीं पे करा। अब इस पूरी केस स्टडी में लकूना क्या था? लकूना ये था कि जो शेयर्स की वैल्यूएशन थी वो 10 रुपए के हिसाब से ही कंसीडर की गई जब ट्रांजैक्शंस की गई और जो कि होने चाहिए थे फेयर वैल्यू पे। लेकिन ऐसे फेयर वैल्यू के प्रोविजंस थे नहीं। फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी 50,000 की। 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 तो 50,000 रुपए का एक शेयर इन्होंने बेच दिया 10 रुपए में। सरकार ले गई रूल 11UA। रूल 11UA में कैपिटल एसेट्स की वैल्यूएशन के प्रोविजंस लाए गए। इसमें अनलिस्टेड शेयर्स भी शामिल थे और अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यूएशन बुक वैल्यू के हिसाब से करने के प्रोविजंस थे। अगर हम रूल 11UA के हिसाब से अल्फा की वैल्यूएशन करें तो वैल्यूएशन आनी चाहिए थी 50,000 रुपए। रूल 11UA के साथ साथ कुछ और चेंजेस भी लाए गए, वो लेके आए सेक्शन 56 में। 56 में क्लॉज एडिशन हुई जिसमें कहा गया कि रिसिपिएंट अगर कोई फेयर वैल्यू से नीचे की शेयर परचेज करेगा तो उसके हाथ में गिफ्ट्स की इनकम ऐड हो जाएगी। यानी कि अल्फा के शेयर जो 10 रुपए में लिए थे तो डिफरेंशियल वैल्यू रिसिपिएंट के हाथ में इनकम ऐड हो जाएगी। एक सेक्शन लाया गया 50CA। 50CA लगता था सेलर के लिए। अब यहाँ पे जो अल्फा के शेयर होल्डर्स ने शेयर बेचे थे उनके हाथ में जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। कुछ प्रोविजन सेक्शन 68 में भी लाए गए। तो ऐसे करके सरकार ने इस सारे मनी लॉन्ड्रिंग की जो गेम चल